हम कल के दिन तक हमने मास डिफेक्ट का कंसेप्ट समझ लिया था। मास डिफेक्ट के बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझ लिया था और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम एक बार उसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे। हम मास डिफेक्ट निकालना सीखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिखना सीखेंगे। मैं डेटा एक और बार लिखवा दूं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0076 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0079 AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU। इसके बाद हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जीज डेल्टा MC स्क्वायर, और इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने एक कंसेप्ट लिखा था 1 AMU इज इक्वल टू 931.6 MeV, और फिर हमने लिखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन MeV अपॉन मास नंबर। अब हम एक दो बार और 2-3 न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके देखेंगे और उसको सीखेंगे, और फिर यह बात देखेंगे कि स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस रेंज में होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन के लिए एटॉमिक वेट होता है 12.0000। कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड के रूप में देख रखा है और उसका मास नंबर है 12, एटॉमिक वेट है 12.00। नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम। ध्यान रहे इधर मैंने 6 लिखा है, +6 नहीं लिखा है। +6 लिखा हुआ होता तो कार्बन न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेशन होता, मगर इधर लिखा हुआ है 6। इसका मतलब ये कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 12 - 6 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को मिलाकर एक एटम बना हुआ है। उस एटम का यह मास है। अब इस जगह पर हम मास डिफेक्ट ऑफ एटम वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। मास डिफेक्ट के लिए हम मास ऑफ ऑल द पार्टिकल माइनस मास ऑफ एटम, जिसमें Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन और A - Z न्यूट्रॉन। हम यह कंसेप्ट से मास डिफेक्ट निकालेंगे। इसमें एटम का मास इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में मास ऑफ एटम दे रखा है। यह मास डिफेक्ट डिटरमाइन कीजिए सबसे पहले। जैसा मैंने बताया है कि मास डिफेक्ट हमेशा AMU में कैलकुलेट करा जाता है, हमेशा। यह भी AMU में दे रखा है और सारे मासेस भी AMU में लिए जाते हैं। मास डिफेक्ट AMU में निकालने के बाद फिर इसी समय बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन कीजिए MEV में, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिटरमाइन कीजिए MEV पर न्यूक्लियॉन। इसी समय क्लास में इस कैलकुलेशन को कीजिए और AMU में मास डिफेक्ट बताइए, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यह सारी बातें कैलकुलेट करके इसी समय बताइए, हम डिस्कस करते हैं इसी को। हाँ जी, इफ somebody had calculated, please tell me the answer. 10.0 डेल्टा M की वैल्यू बता रहे हो? हाँ, 0.0963 AMU। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी 89.71 MeV। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बता दो। 7.47। दैट्स परफेक्ट। आपकी जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को देखकर मैं बोल रहा हूं आपने सही कैलकुलेशन कराए। देखिए, हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उन सभी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन
5.5 MeV से 8.5 MeV पर न्यूक्लियन के रेंज में होती है। और इसी रेंज में यह वैल्यू आ रही है। हम कोई सा भी स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ में इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियाई। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, द लेस स्टेबल द न्यूक्लियाई इज। आइंस्टाइन ने एक ग्राफ प्लॉट करा। आइंस्टाइन ने इस जगह पर मास नंबर लिखा और इस जगह पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeV। उसने अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला, जिस तरह से कल हमने हीलियम न्यूक्लियाई के लिए निकाला, जिस तरह से अभी अभी हमने कार्बन के लिए निकाला। ये जो एटम का मास डिफेक्ट आया है, वाकई में यह मास डिफेक्ट न्यूक्लियाई के अंदर हुआ है। बाहर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें मास डिफेक्ट नहीं है। ये जो मास डिफेक्ट आया है, यह न्यूक्लियाई के अंदर आया है। हमने एटम का एक्सप्रेशन तो सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि डेटा में हमारे पास एटम का मास दे रखा था, और हमने कहा जो न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट होगा वही पूरे एटम में भी दिखाई देगा। वाकई में न्यूक्लियाई को स्टेबल बनने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता है, और भरपूर एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी वो कहीं बाहर से, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से गेन नहीं कर सकता। वो एनर्जी कहां से गेन कर रहा है? वो न्यूक्लियाई अपना ही मास डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, अपना ही मास डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, उस एनर्जी को बाहर रिलीज कर दे रहा है, उस एनर्जी को रिलीज करके वो स्टेबल बन जा रहा है। जितनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल बन जाएगा। आइंस्टाइन ने अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला। हाइड्रोजन के लिए तो 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। हीलियम के लिए निकाला, लिथियम के लिए निकाला, बेरिलियम के लिए निकाला, बोरॉन के लिए निकाला, कार्बन के लिए निकाला। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई वह जानता था, उन सभी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमाइन करी। किसी भी न्यूक्लियाई के लिए एक फिक्स मास नंबर होगा, उस मास नंबर के करस्पॉन्डिंग उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट करी। किसी भी एक न्यूक्लियाई को एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ही ऑब्टेन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ दिस ग्राफ। इस तरह का एक ग्राफ आया। This was the nature of binding energy per nucleon versus the mass number. Hydrogen, helium, lithium, carbon. इस जगह पर लेस मास नंबर है, दिस इज लेस मास नंबर। मीन्स स्मॉल न्यूक्लियाई। लेस मास नंबर मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई, और स्मॉल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम, मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई रिलेटिवली लेस स्टेबल, कम स्टेबल। दिस इज लार्ज मास नंबर, मीन्स लार्ज न्यूक्लियाई। लार्ज मास नंबर मतलब लार्ज न्यूक्लियाई, और लार्ज न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम, मीन्स यह भी है लेस स्टेबल। जबकि यह जो है मिड साइज्ड न्यूक्लियाई, इनका न्यूक्लियाई का मास नंबर न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। इन न्यूक्लियाई का मास नंबर मीडियम है। मीडियम मास नंबर मतलब मीडियम साइज न्यूक्लियाई, और मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई का
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई देख रहा है, मींस मोस्ट स्टेबल। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियई मीडियम साइज के न्यूक्लियई होते हैं वह मोस्ट स्टेबल होते हैं। बहुत छोटे न्यूक्लियई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसलिए लेस स्टेबल। लार्ज साइज के न्यूक्लियई का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसलिए यह भी कम स्टेबल। जबकि जो मीडियम साइज के न्यूक्लियई होते हैं, जो न ज्यादा बड़े हैं न ज्यादा छोटे हैं, वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ में होते हैं, इसलिए वह मोस्ट स्टेबल होते हैं। इधर एक बात देखी गई, इनमें भी जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वह Fe एटम के लिए है। आयन एटम के लिए जो आयन का न्यूक्लियई है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, जिसका मास नंबर 56 है। Fe56 have maximum binding energy per nucleon, hence most stable nuclei। Fe56 जो मिड साइज्ड न्यूक्लियई है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए Fe56 सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियई होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखकर, इसकी वैल्यू को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह न्यूक्लियई स्टेबल है या नहीं है, ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। स्टेबल न्यूक्लियई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.5 MeV से 8.5 MeV पर न्यूक्लियन के बीच में होती है। स्टेबल न्यूक्लियई के लिए यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में होती है, और इसमें भी सबसे ज्यादा Fe की दिखेगी। इस तरीके से आइंस्टाइन ने न्यूक्लियई के अंदर अनिवार्य या आवश्यक जो एनर्जी है, जो काफी ज्यादा है, जो कहीं किसी नेचुरल सोर्स से नहीं मिल सकती, उस एनर्जी के सोर्स को एक्सप्लेन कर दिया था। अब एनर्जी के सोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद अब बारी थी इस बात को समझाने की कि दो प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और यह दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के काफी करीब रखे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जबरदस्त होना चाहिए। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियई को तो फट जाना चाहिए, प्रोटॉन को बिखर जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? इस बात को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने एक एजम्पशन कर लिया, एक ऐसा एजम्पशन जिसे आज तक कोई भी वैलिडेट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह, जिसका सोर्स कोई भी नहीं समझा पाया है, मगर बिना वैलिडेट करे भी उस एजम्पशन को हम मानते हैं। आइंस्टाइन conceptualized the existence of nuclear forces. आइंस्टाइन ने कहा न्यूक्लियई के अंदर पार्टिकल्स में न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, देयर एग्जिस्ट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। It exists between the nucleons.
न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियई में रहने वाले पार्टिकल्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ओवर द पार्टिकल, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। इट्स इंडिपेंडेंट ओवर द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। It's very large as compared to Coulombic force or gravitational force. It's very large. It's very large as compared to Coulombic force or gravitational force. It can be observed only when particles are separated by the range or in the range of Fermi. It's apparent, it appears only when particles are in the range of distance of 1 Fermi. It's observed only if particles are separated separated by distance less than less than 1 Fermi or 10 to the power minus 15 meters. It's observed only if, यह फोर्स तभी ऑब्जर्व हो सकती है when particles are separated by distance less than 1 Fermi. यदि पार्टिकल के बीच में दूरी less than 1 Fermi है तभी यह फोर्स दिखाई देती है. यदि पार्टिकल्स के बीच में दूरी 1 Fermi से अधिक हो जाए तो यह फोर्स फिर दिखाई नहीं देती है. अब देखिए, ऑल्दो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, दिस न्यूक्लियर फोर्सेस is directly proportional to 1 by Rn, where n is yet undetermined. n की वैल्यू आज तक भी डिटरमाइन नहीं हो पाई है. This nuclear force is directly proportional to 1 by Rn, R to the power n. अब इस तरह का एजम्पशन आइंस्टाइन ने कोई पहली बार नहीं करा है. कोई पहली बार फिजिक्स में इस तरह का एजम्पशन नहीं आया है. इस तरह का एजम्पशन तो सबसे पहली बार न्यूटन ने करा था when he suggested his law of gravitation. न्यूटन ने सबसे पहली बार ऐसा एजम्पशन करा था, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर. आज तक भी इस एजम्पशन को कोई वैलिडेट नहीं कर पाया. आज तक भी किसी को यह नहीं पता है कि यह अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, काहे को है, किस वजह से. न्यूटन के इस एजम्पशन को आज तक भी हमने वैलिडेट नहीं करा है, मगर फिर भी इस एजम्पशन को हम मानते हैं. क्यों मानते हैं? यदि इसे मान लें तो सारी बात समझ में आ जाती है, और यदि हम इसे नहीं माने तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है. ब्रह्मांड में होने वाले सारे मूवमेंट, सारे मोशन, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाते हैं.
और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम बिना वैलिडेट करे भी, बिना प्रूव करे भी इस बात को मानते हैं। किस बात को मानते हैं? टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। हम आगे यहां नहीं पूछते क्यों, काहे को, कैसे, फिर आगे हम इससे रिलेटेड लॉ पढ़ना चालू कर देते हैं। कुछ इसी तरह से आइंस्टाइन ने न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए एक एजम्पशन करा। इस एजम्पशन को आइंस्टाइन स्वयं कभी भी वैलिडेट नहीं कर पाया है। आज तक कोई इसे वैलिडेट नहीं कर पाया, ना मैं वैलिडेट कर पाऊंगा, ना आप शायद वैलिडेट कर पाओगे। अभी हमें नहीं पता कि यह फोर्स क्यों है, मगर बिना वैलिडेट करे हम सवाल खड़ा करने बैठ जाए कि नहीं आप बताओ पहले क्यों होता है ऐसा, तभी मानेंगे। तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों न्यूक्लियर स्टेबल, कैसे स्टेबल, कुछ समझ में नहीं आएगा। मगर बिना सवाल करे यदि हम सिर्फ ये बोल दे कि ठीक है हम मान लेते, लेट्स अज्यूम देयर एग्जिस्ट सम न्यूक्लियर फोर्स, और दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ओनली, सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स में जो न्यूक्लियस के अंदर रहते। यह फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी रिपल्सिव नहीं होती। यह फोर्स कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है अथवा नहीं है। और यह फोर्स कूलम्बिक फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एंड इट्स ऑब्जर्व ओनली इफ, ये सिर्फ तभी ऑब्जर्व होती है जब पार्टिकल्स के बीच में दूरी 1 फर्मी से कम हो, 10⁻⁻15 मीटर से कम। यदि दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाए तो यह फोर्स डिसअपीयर हो जाती है, फिर दिखाई नहीं देती, फिर तो कूलम्बिक फोर्स दिखने लगती है। और इस न्यूक्लियर फोर्स के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है जो भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है इनकी क्या वैल्यू है। इस तरह से आइंस्टाइन ने फोर्सेस के वेरिएशन को डिस्टेंस के साथ में प्लॉट भी करके दिखाया। यदि हम इधर फोर्सेस वाई एक्सेस पर प्लॉट करें और डिस्टेंस को यदि हम एक्स एक्सेस पर प्लॉट करें, हम अलग अलग फोर्स को अलग अलग कलर के द्वारा ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ग्राफ इस तरह से बनेगा। दिस इज द कर्व फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। जब डिस्टेंस 1 फर्मी के रेंज में आ जाए तो यह फोर्सेस एकदम से खत्म से दिखती हैं और 0 सी हो जाती है। मगर 1 फर्मी से कम दूरी होने पर यह फोर्सेस काफी अधिक दिख रही है। सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमें इस ग्राफ को कंपैरिजन के लिए दिखाना चाहिए कूलम्बिक फोर्सेस से। कूलम्बिक फोर्सेस इस तरह से होती है। कूलम्बिक फोर्स के लिए यदि ग्राफ बनाए तो इस तरह से होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब तक डिस्टेंस 1 फर्मी से कम है तब तक तो कूलम्बिक फोर्स कम है और न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा है। मगर जैसे ही डिस्टेंस 1 फर्मी से अधिक हुआ तो कूलम्बिक फोर्स ज्यादा दिखने लगी, फिर कूलम्बिक फोर्स का खास रोल दिखने लगा। दिस इज द कर्व फॉर कूलम्बिक फोर्सेस। और यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बनाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफी कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मगर 1 फर्मी से ज्यादा की दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अच्छी खासी दिखने लगती है, कूलम्बिक फोर्स से कम ही होगी। दिस इज द कर्व फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इस तरीके से आइंस्टाइन ने कहा न्यूक्लियई के अंदर पार्टिकल्स के बीच में
न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। वह अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस है, और उसी न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस बंधा हुआ है। वह न्यूक्लियर फोर्स काफी अधिक है कूलम्बिक फोर्स के मुकाबले। अब इधर मैं लिखना चाहूंगा, यदि हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, उतना ही फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, और उतना ही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है। मैं क्यों ना अलग अलग कलर ही इस्तेमाल करूं इस बात को लिखने के लिए भी। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस में जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और ये हमेशा अट्रैक्टिव, हमेशा यह फोर्स अट्रैक्टिव। जबकि यदि हम कूलम्बिक फोर्स की बात करें, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफी अधिक है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स न केवल कम है बल्कि जीरो कहना चाहिए। यदि हम कूलम्बिक फोर्स की बात करें, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफी अधिक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई कूलम्बिक फोर्स है ही नहीं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी कोई कूलम्बिक फोर्स नहीं है, इट्स रिपल्सिव। इधर मैं अट्रैक्टिव लिखता हूं और इधर मैं रिपल्सिव लिखता हूं। और यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करें, तो वंस अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, और लगभग उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और लगभग उतना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। यह अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों केस में बराबर। एंड इंटरेस्टिंगली, इफ वी डिस्कस अबाउट नेट फोर्स, नेट फोर्स मीन्स द सम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा सोचिए, यदि हम नेट फोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच में होएगा? मैं कहता हूं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स होएगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स होएगा, और सबसे कम फोर्स होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। क्यों? जरा देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स। रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स होने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नेट फोर्स सबसे कम हो जाएगा, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं।
तो हम कहते हैं नेट फोर्स की यदि बात की जाए, देन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एंड दिस वुड बी ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन. This would be net force. इस तरीके से आइंस्टाइन ने न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी को समझाने का प्रयास करा. न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी समझाने के लिए आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर फोर्सेस के एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया. एक ऐसा कंसेप्ट जिसे आज तक भी कोई प्रॉपरली नहीं समझा पाया है, जिसके बारे में क्लियर कट हमें नहीं पता है, जिसके रूल्स, जिसके फॉर्मूले हमें नहीं पता है, हम फिर भी इसे मानते हैं. और किस तरह से मानते हैं, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि यह जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, यह न्यूक्लियई में निवास करने वाले जो पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियई के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियॉन्स है, जो न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, सारे न्यूट्रॉन सारे प्रोटॉन के बीच में यह न्यूक्लियर फोर्स होता है. यह फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. यह फोर्स हमेशा पार्टिकल पे कुछ भी चार्ज हो उससे इंडिपेंडेंट होता है. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल. और ये हमेशा बहुत अधिक होता है. इट्स वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कूलम्बिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये हमेशा तभी ऑब्जर्व होता है जब पार्टिकल्स के बीच में दूरी 1 फर्मी हो या उससे कम हो. इससे अधिक दूरी पर यह फोर्स दिखाई नहीं देता है. इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 1/r. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n. हियर n इज येट अनडिटरमाइंड. n आज भी किसी को पता नहीं. और यदि ग्राफिकली हम इस बात को ऑब्जर्व करें तो न्यूक्लियर फोर्स काफी अधिक है और एकदम से जीरो हो रहा है जब डिस्टेंस 1 फर्मी के रेंज में आ गई. कूलम्बिक फोर्स 1 फर्मी के रेंज में काफी कम है. न्यूक्लियर फोर्स से बढ़ जा रहा है जब दूरी 1 फर्मी से ज्यादा हो गई. ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है और थ्रू आउट ये बहुत कम रहता है कूलम्बिक फोर्स से भी. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियई. अब आगे इसके बाद आइंस्टाइन ने समझाया किसी भी न्यूक्लियई में न्यूट्रॉन का एक विशेष रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. कोई से भी 2 प्रोटॉन के बीच में कम से कम एक न्यूट्रॉन होना अनिवार्य है. न्यूक्लियई के अंदर कोई से भी 2 प्रोटॉन के बीच में कम से कम एक न्यूट्रॉन होना अनिवार्य है. यह न्यूट्रॉन उन दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी को बढ़ाता है और उन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा के उनके बीच के रिपल्सिव फोर्स को कम करता है और उनके बीच में आवश्यक एनर्जी को भी कम करता है. इसलिए किसी भी न्यूक्लियई के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक रीजनेबल रेशो में होने चाहिए. न्यूट्रॉन या प्रोटॉन डिस्प्रपोर्शनेट रेशो में नहीं हो सकते.